अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, वैसे तो सबको पता है आपको जी। अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले हर एक बंदे को पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओके, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और आपको पता है कि ये इसको हम नेट एसेट भी कह सकते हैं, और कैपिटल को आप कैपिटल भी कह सकते हो और इक्विटी भी कह सकते हो। पेपर में आपको सवाल आया हुआ है कि क्या कैपिटल या इक्विटी को नेट एसेट्स कहा जा सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ये होते ही नेट एसेट्स हैं। एक तो ये तरीका, इसका सवाल 3 तरह से पेपर में आया हुआ है। एक तो ये सवाल आ गया पेपर में, पहला सवाल पूरा हो गया आपका। हाँ जी, इसमें कोई मसला है तो साथ साथ आप ना ये सवाल कवर कर दो, जहर बाद में पहले ये कवर कर दो, ठीक है। ये हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, नेट एसेट और कैपिटल और इक्विटी ये तीनों एक ही नाम बन गया, ठीक है। अब वो करता क्या है, थोड़ा सा चेंज कर देता है चीजें। कैसे? जैसे पेपर में उसने लिख दिया नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो सिंपल इक्वेशन लिखी है, नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके अली, हाँ जी, इज इक्वल टू कैपिटल माइनस करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। कहते हैं बताओ क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है। आपके पास होगा क्या, पेपर में क्या होगा, उसने करना क्या है कि जो इस तरह से ना अकाउंटिंग इक्वेशन को ना एक्सपैंड करके दे देगा, ड्राइंग्स लिख देगा, सारा कुछ लिख देगा। आपने अल्टीमेटली क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है खुद से। नॉन करंट एसेट में करंट लायबिलिटी किस साइड पर होगी, कैपिटल वाली साइड पे, जो जिसकी चीजें है ना वो उधर पहुंचा दे। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट को इधर ले आए, उधर माइनस वाला इधर प्लस, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इधर माइनस करंट लायबिलिटी है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। करने के बाद ये हमें पता है नॉन करंट प्लस करंट एसेट हो गए एसेट, कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। वाकई वो कहेगा क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। पेपर में वो 4 देगा, 3 अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बन रही होगी। जैसे सपोज उधर प्लस करंट एसेट हो रहा होता, जब हम उसको इधर ले आते वो माइनस करंट एसेट होता, तो वो अकाउंटिंग इक्वेशन ना होती। एक चीज आपको ना कुछ आपको मैं मुंह से बोलता हूं तब आप बताओ कि उसकी नेचर क्या लगती है। अगर मैं बोलूं रिजर्व, रिजर्व क्या है, आपको इनकम लगती है या एक्सपेंस लगता है रिजर्व? अगर मैं वैसे सादा अल्फाज बताऊं कि रिजर्व आपको कि मेरे इतने रिजर्व पड़े हैं, ऐसे लगता है कि कोई इनकम वाली बात है। तो अगर आपके पास, याद रखें, कैपिटल को एक्सपैंड किया जा सकता है, इक्विटी को, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर कभी सवाल के अंदर रिजर्व होंगे ना तो समझो वो कैपिटल में प्लस होते हैं। अगर वो इक्वेशन के अंदर कैपिटल में प्लस हो रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। माइनस ड्राइंग्स या डिविडेंड, एक ही बात होगी, ड्राइंग्स या डिविडेंड, क्योंकि कंपनी का केस हो तो जो पैसा शेयर होल्डर को मिलता है उसे डिविडेंड बोला जाता है, अदर देन पार्टनर्स हो तो उन्हें ड्राइंग्स बोला जाता है। रिजर्व की जगह नेट प्रॉफिट का लफ्ज आ जाए तो भी वही बात होगी।
तो वो अगर इक्विटी को एक्सपेंड करके लिख दे तो आपने ये देखना है कि सवाल के अंदर रिजर्व या नेट प्रॉफिट लिखा हो तो वो किस में जा रहा है। कैपिटल में उसने प्लस होना है, ड्राइंग्स या डिविडेंड में माइनस होना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं वो हमें लिख कर दे देता है एसेट्स माइनस ड्राइंग्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, यहां पर लिख दो प्लस, एसेट्स प्लस ड्राइंग्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक ऑप्शन है और हमसे पूछता है बताओ ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है या नहीं। हम फौरन देखेंगे, चले एसेट्स एक साइड पे करो, ये ड्राइंग्स किधर जाएगी, कैपिटल में से माइनस होगी, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट ऑलरेडी है माइनस ड्राइंग्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। और लायबिलिटी उधर चली जाए तो टोटल लायबिलिटी लिख देते हैं। तो ये कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, इसे इक्विटी तो बोलते हैं। ये हमने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा हुआ है। तो आपने ये देखना है कि कोई भी चीज ऐसी आए जिससे आपके ये चीजें अफेक्ट हो रही हैं, आप पहले उसको रीअरेंज करोगे, देखोगे ऐसे सारे एक साइड पे ले जाओ, और कोई भी इनकम या एक्सपेंस अगर गिवन होगा वो कैपिटल में प्लस माइनस कर दो। अगर प्रॉफिट आ रहा है या इनकम आ रही है तो प्लस कर दो, और अगर एक्सपेंस आ रहा है तो माइनस कर दो। अब एक सवाल देखते हैं, पेपर में सवाल आया हुआ है, एक सवाल लिखें कि जनाब मिस्टर ए स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैश रुपीज 4000 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। नंबर 2, he purchased goods for rupees 2000. Number 3, he sold goods rupees 2500 costing rupees 1800. Number 4, rent paid rupees 500. Number 5, goods purchased on credit rupees 3000. Goods sold on credit rupees 5000 costing rupees 2800. Cash received from debtor rupees 4000. Cash paid to supplier, creditor लिख लो रुपीज 2500, बस ये भी लिखते हैं। वो आपको पेपर में 2-3 ट्रांजैक्शन दे देगा और कहेगा कि मुझे ना इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर ना इफेक्ट बताएं। मतलब ये आपको सवाल देगा और आपसे ये कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इसका इफेक्ट बताएं। ठीक होगी बात? ये 6 पॉइंट पे लिखा है क्रेडिट 6 पॉइंट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 5000 कॉस्टिंग 2800। इसका मतलब क्या है? 2800 की चीजें 5000 में बेची, 2800 की चीजें 5000 में बेची।
वैसे तो अकाउंटिंग इक्वेशन का ना बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, 2-3 तरीके हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें आपका सवाल हल हो जाए, क्योंकि हमने लिखना होता है एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज में तरीके तो डिफरेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब एक ऐसा तरीका है, उससे अगर जवाब, मैंने जो एक पेपर में आपको सवाल आया हुआ है उस तरीके से करो तो जवाब कोई और आता है, दूसरे तरीके से जवाब कोई और आता है, और दोनों जवाब भी मौजूद है। अब ये भी एक तरीका है कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को करना किस तरीके से है। हाँ जी, सवाल लिख लिया या कोई भी लिख रहा है? लो जी, मैं आपको फिर इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाता हूं। लिख लिया इरशाद? यस सर। चले, आपने सबसे पहले लिखना है जनाब, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पहले इक्वेशन, पहला क्या है? वो कहता है कि जनाब आपने बिजनेस शुरू किया है 4000 से, आपने फौरन दिमाग में क्या सोचना है? एंट्री, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। हमारा कैश डेबिट हुआ कितनी अमाउंट से? 4000 से, तो वो एसेट है हमारा, और वो कैपिटल में भी ऐड हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये पहली ट्रांजैक्शन होगी। और ये हमेशा याद रखें, दोनों साइड बराबर रहेंगे एंड तक। नेक्स्ट, अगली ट्रांजैक्शन क्या है? ही परचेज गुड्स, ही परचेज गुड्स ऑन कैश। अब यहां पर प्रॉब्लम है, सिर्फ इसके दो मीनिंग्स लेता है वो। एक में वो कहता है ये स्टॉक है, ये सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करता हूं। अगर ये स्टॉक है तो फिर स्टॉक तो हमारा एसेट होता है, और अगर हम इसको परचेज माने वो हमारा एक्सपेंस होता है। बात समझ लगी ना? अब इसका ना एक तरीका अकाउंटिंग इक्वेशन में, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने समझना है, जब भी गुड्स खरीदो या बेचो वो स्टॉक है, ठीक है? आपने स्टॉक खरीदा कितने का? 2000 का। नंबर 2, आपका स्टॉक में इजाफा भी हो गया और कैश आपका चला भी गया, ठीक है? कोई गुड्स स्टॉक आया, कैश गया, एसेट बढ़ा भी सही, एसेट कम भी हुआ। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, अगर आप इनकम और एक्सपेंस वो कैपिटल में एडजस्ट करने हैं, इनकम और एक्सपेंस कैपिटल में प्लस माइनस करने हैं। एक और तरीका बताऊंगा, बस इसको हाईलाइट कर लो, इसी का एक और तरीका भी बताऊंगा दूसरे पॉइंट का। फिलहाल एक तरीका ये है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तीसरी ट्रांजैक्शन। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है भला? सोल्ड गुड्स। हम ये देखना जरा, सोल्ड गुड्स कितने की चीजें सेल की? 2500 की। कैश कितना हमारे पास आया? 2500। 2500 का कैश आया, प्लस गुड्स कितनी गई? 1800 की। स्टॉक माइनस हो गया, 2500 का कैश आया, 1800 की कॉस्ट थी उसकी, प्रॉफिट है लॉस है? कितना प्रॉफिट है? वो किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। ठीक होगी बात? इसमें जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लिखते, एक जर्नल सिर्फ ये है क्या, स्टॉक का मसला है, बाकी सारा सेम है, स्टॉक का मसला है। सिर्फ इसमें एक तरीका यह है कि जब स्टॉक, हम इसको सिर्फ स्टॉक समझे, मेरा स्टॉक आ रहा है, स्टॉक जा रहा है, परपेचुअल की तरह, ठीक है? चौथे नंबर पर बताएं एंट्री क्या है? रेंट पेड। क्या स्टॉक के अलावा बाकी तो काम ही आसान है। रेंट टू कैश, कैश कितना गया? हमारा एक्सपेंस है, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। हर इनकम कैपिटल में प्लस, हर एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस। सादा सा रूल, हर इनकम कैपिटल में प्लस, हर एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस। पांचवें नंबर पर क्या है शफ? पांचवें नंबर पर हाँ ये चीज आ गई, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट 3000। हमने स्टॉक उधार पे खरीदा, हमारा स्टॉक में इजाफा हो गया, प्लस कर दो 3000। क्या पैसे दिए? नहीं, लायबिलिटी में इजाफा हो गया 3000। स्टॉक खरीदा 3000 का, हमारा स्टॉक भी बढ़ गया और हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। अगला सवाल छठा, फिर सेल की है, कितनी सेल्स की है? 5000।
5,000 हमारे अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए, और अकाउंट रिसीवेबल बढ़े ना, या कैश बढ़ता है या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ता है, और 2800 का हमारा स्टॉक गया, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ 2200, और 2200 कहां प्लस कर देंगे कैपिटल। ये स्टॉक का चक्कर है बस, बाकी सारा वो सिंपल एंट्री पास है। 7वें नंबर पे कितना कैश रिसीव किया है, रिसीवेबल कम कैश ज्यादा, कैश कितना आया 4,000 और रिसीवेबल कम हो गया 4,000। ठीक होगी बात। अब 8वें नंबर पर कैश पे किया कितना -2500 इधर, और लायबिलिटी में से -2500। कैश पे किया ना तो हमारा एसेट भी क्रेडिट हो गया और हमारी लायबिलिटी भी कम होगी, और खत्म। इसका टोटल करें, एसेट कितने बच गया, प्लस माइनस सारा करें। प्लस माइनस ख्याल से करना। 6900। अब कैपिटल का भी करें टोटल। कैपिटल में तो 2-3 अमाउंट है, मैं बता दूं 6400 आएगा। मुझे कैसे पता चला भला, क्योंकि ये 500 आ रहा है ना, और इन दोनों को प्लस करें तो 6900 आता है। पेपर में नहीं ऐसा करना, पेपर में करके करना है, क्योंकि हो सकता है आपका चीज आ रहा हो। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर रहेगा, दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी। अच्छा, ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, वैसे ये आसान है। मैंने क्योंकि पहले इसमें सिर्फ जब स्टॉक को समझना है ना, बस ये, क्योंकि वो एंट्री के अलावा है, और ये ज्यादा रिलायबल है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अब एक और चीज देखें, यही सवाल मैं दोबारा करवाने लगा हूं, सिर्फ उसको, सिर्फ जनरल एंट्री अप्रोच पे, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जी, पहली ट्रांजैक्शन बोले कैश टू कैपिटल, ये आ गया कैश, ये आ गया कैपिटल। दूसरी ट्रांजैक्शन बोले परचेजेस टू कैश, परचेज हमारा क्या लगता है एक्सपेंस, एक्सपेंस यहां पर लिख दे, कितने पैसे हैं। दूसरा तरीका ये है, पहले वाला ज्यादा रिलायबल है, उसको स्टॉक समझे। अब इसको जाकर ना मैच कर लेना बाद में, सिर्फ स्टॉक के अलावा और कोई मसला नहीं है। अब तीसरी ट्रांजैक्शन क्या है, वो सोल्ड, सेल की एंट्री क्या है, कैश टू सेल, कितनी अमाउंट 2500, इधर भी ऐड। इसमें फिर स्टॉक नहीं देखना कि कितना आ रहा है कितना गया, फिर जब जनरल एंट्री देखनी है तो पीरियोडिक सिस्टम में आपको पता सिंगल एंट्री पास होती है। परपेचुअल सिस्टम है उसमें इन्वेंट्री को देखना है, उसमें यह भी देखना कि उसमें वो तरीका है कि आपने फिर उस एंट्री को इग्नोर कर दे, परचेज और सेल को। अगर आपने उसको देखना है तो फिर ये तरीका इग्नोर कर दे, सिर्फ सेल हमारी इनकम है, कैश आया इनकम बढ़ी। चौथे नंबर पर रेंट टू कैश कितना, इधर से माइनस इधर से भी माइनस, बोला क्यों, कैश गया और एक्सपेंस था, और एक्सपेंस हमारे कैपिटल में से माइनस होता है। पांचवें नंबर पे गुड्स परचेज ऑन कितनी, एस परचेज किया है ना, यहां से 3000 आप माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और परचेज डेबिट किया तो एक्सपेंस को किया ना, या तो उसको स्टॉक माने या परचेज माने, दोनों सेम टाइम पर नहीं। छठे नंबर पे गुड्स सोल्ड कितनी 5000, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया और इनकम बढ़ गई, क्योंकि ओवरऑल तो हम सेल को इनकम ही कहते हैं ना। सातवें नंबर पर कैश रिसीट फ्रॉम, कितना कैश लिया 4000 का कैश आ गया और 4000 के डेटर कम हो गया। आठवें नंबर पर कैश पेड, इधर से 2500 और इधर से 2500।
अब जरा इसका टोटल करें एसिड का, आएगा बराबर ही, आएगा बराबर ही, लेकिन डिफरेंट हो सकता है। कितना? 6500 और इधर भी ये अगर 500 है तो ये फिर 6000 आ रहा होगा। टोटल कर लें। अब दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा था पिछले मेथड से और इस मेथड से, और कभी कभी दोनों आंसर ही होते हैं, तो ज्यादा रिलायबल पहले वाला आंसर है, ये फिर बाद में। ठीक होगी बात? चलें जी।